प्रिय छात्र अध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और जो भी ऑनलाइन वीडियो नोट्स और क्लास चल रहे हैं उससे निश्चित रूप से आपके ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि हो रही होगी, ऐसी आशा एवं विश्वास। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज फिर हम एक नए विषय पर, जिसका नाम है शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, पर आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है, किन किन अंगों में क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो समय को न गंवाते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु होने तक बालक शिशु ही कहलाता है तथा इस अवधि को शैशवावस्था मनोवैज्ञानिकों ने नाम दिया है। इंग्लिश में इसको इन्फेंसी कहते हैं। शारीरिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कह सकते हैं, अर्ली इन्फेंसी कह सकते हैं, 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की प्रकृति तथा सार्थकता विभिन्न आयु के शिशुओं के अवलोकन से तथा उनसे संबंधित अनुसंधानों के परिणामों से ज्ञात हो सकती है। तो शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर कि आगे हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है लंबाई, लेंथ। जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है, अगर हम देखें तो लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। प्रायः बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग आधा सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। जो बालक होते हैं वो आधा सेंटीमीटर बालिकाओं से अधिक लंबे होते हैं। अर्थात बालिकाएं अगर 51 सेंटीमीटर, बालक 51.5 सेंटीमीटर। शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालिकाओं की लंबाई से, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में शारीरिक विकास इस प्रकार से होता है, जिसमें हमने बताया था कि बच्चों की लंबाई प्रारंभ में कितनी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर, और बालिका जो लड़कियां होती हैं उनकी आधी इंच कम होती है, और जो बालक है उनकी आधा सेंटीमीटर अधिक होती है। यानी 51 सेंटीमीटर बालिकाएं लगभग होती हैं और 51.5 सेंटीमीटर बालक होते हैं जन्म के समय। तो उनकी लंबाई लगभग इतना होती है। तो इस तरीके से शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो जिसमें लंबाई में कितना होता है, 51 जो बालिकाएं होती हैं और 51.5 सेंटीमीटर बालकों का होता है।
यानी आधा सेंटीमीटर का अंतर जन्म के समय बालक और बालिकाओं में होता है। का शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में अगर हम देखें, पूरी अवधि में, तो बालकों की लंबाई में लगभग आधा बालिकाओं की लंबाई से अधिक रहती है पूरे शैशवावस्था में, यानी 0 से 3 वर्ष तक। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 73 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 73 सेंटीमीटर। और दूसरे वर्ष में 81 सेंटीमीटर हो जाती है। और तीसरे वर्ष में लगभग 88 सेंटीमीटर हो जाती है। चौथे वर्ष में 95 सेंटीमीटर, पाँचवें वर्ष में 101 सेंटीमीटर, और छठे वर्ष में या लगभग छठे वर्ष के अंत तक यह 108 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस तरीके से शैशवावस्था के विभिन्न वर्षों में बालक बालिकाओं की लंबाई निम्नलिखित सारणी में, अगर सारणी के अनुसार हम इसको बनाएं, तो जैसा कि हम नोट्स में इसको सारणी बना करके आपको दे देंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पहले वर्ष में जन्म के समय बालक की कितनी होती है, बालक की कितनी होती है। प्रथम वर्ष 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 माह जब जन्म के समय होता है तो बालक की लंबाई 51.5 सेंटीमीटर, बालिका की 51 सेंटीमीटर। 3 माह में अगर हम देखें तो बालक का 62.7 सेंटीमीटर और बालिका का 60.9 सेंटीमीटर। ऐसे 6 माह में बालक का 64.9 सेंटीमीटर और बालिका का 64.4 सेंटीमीटर। 9 माह में 69.5 सेंटीमीटर और बालिका का 66.7 सेंटीमीटर। 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो 73.9 सेंटीमीटर बालिका का और बालक का 72.5 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी तरीके से 2 वर्ष में 81.6 सेंटीमीटर बालक का हो जाता है और बालिका का 80.1 सेंटीमीटर। 3 वर्ष में 88.8 सेंटीमीटर बालक का और बालिका का 80.1 सेंटीमीटर। और 3 वर्ष में 88.8 सेंटीमीटर बालक का और बालिका का 87.2 सेंटीमीटर। 4 वर्ष में 96 सेंटीमीटर बालक का और 87.2 सेंटीमीटर बालिका। 4 वर्ष में 96 सेंटीमीटर बालक का और बालिका का 94.5 सेंटीमीटर। 5 वर्ष का 101.2 सेंटीमीटर बालक का और बालिका का 101.4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 6 वर्ष में 108.5 सेंटीमीटर बालक का और 107.4 सेंटीमीटर बालक। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बालक का बालिका से लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर लगभग अधिक रहती है बाल्यावस्था में। पूरे शैशवावस्था में इनकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ये तो बात लंबाई पे हो गई। अब हम लोग भार पे देखते हैं, भार में कैसे वृद्धि होती है। तो जन्म के समय अगर हम देखें तो जन्म के समय से लेकर के संपूर्ण शैशवावस्था के दौरान बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है, भार भी अधिक होता है। और नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। लगभग कितना होता है? 3 किलोग्राम होता है। और प्रथम 6 माह में शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है। यानी 1 वर्ष का होते होते उसका भार, अगर जन्म के समय 3 किलो है तो उसका भार कितना हो जाता है? 6 किलो हो जाएगा। तथा 1 वर्ष के अंत तक शिशु का भार लगभग 3 गुना हो जाता है, यानी ये 9 किलो हो जाएगा जब वह 1 वर्ष के अंत तक, यानी 1 वर्ष का हो जाएगा तो उसका भार कितना हो जाएगा? लगभग 9 kg हो जाएगा। शैशवावस्था के दौरान विभिन्न आयु में शिशुओं का जो औसत भार है, अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे जो बालक है, बालक का औसत भार कितना होता है? 3.2 किलोग्राम जन्म के समय। बालिका के कितना होता है? 3 किलोग्राम। यानी बालक और बालिका में लगभग 200 ग्राम का अंतर होता है। और 3 माह जब हो जाता है बालक, तो बालक का भार हो जाता है 5.7 किलोग्राम और बालिका का हो जाता है 6.2 किलोग्राम। 9 माह का जब हो जाता है तो उसका बालक का हो जाता है 7.4 किलोग्राम और बालिका का हो जाता है 6.6 किलोग्राम। ऐसे ही
एक वर्ष में बालक का हो जाता है 8.4 किलोग्राम और बालिका का हो जाता है 7.8 किलोग्राम। 2 वर्ष में 10.1 किलोग्राम और बालिका का 9.6 किलोग्राम। 3 वर्ष में बालक का 11.8 किलोग्राम और बालिका का 11.2 किलोग्राम। 4 वर्ष में बालक का हो जाता है 13.5 किलोग्राम और बालिका का हो जाता है 12.9 किलोग्राम। 5 वर्ष में 14.8 किलोग्राम बालक का बालिका का 14.5 किलोग्राम। 6 वर्ष में तो इस तरीके से बालिका का हो जाता है 6 वर्ष में 16.3 किलोग्राम बालक का और बालिका का हो जाता है 16 किलोग्राम। तो इसमें भी देखेंगे कि 6 वर्ष में लगभग अंतर जो होता है 300 से 400 ग्राम का होता है बालक और बालिका में। इस तरह से हम देखें तो पूरे शैशवावस्था में लंबाई में भी और भार में भी बालक और बालिका में अंतर होता है। लंबाई में लगभग 1 सेंटीमीटर का और भार में लगभग 300 ग्राम या 400 ग्राम का, या आप ऐसा कह सकते हैं 500 लगभग में 500 ग्राम का अंतर होता है। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हैं बालक और बालिका का भार कैसे बढ़ता है, लंबाई कैसे रहती है, तो उसको हम ग्राफ पेपर पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है सिर तथा मस्तिष्क। सिर तथा मस्तिष्क का भार कैसा होता है। जो नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु का जो सिर है वह शरीर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। सिर शरीर की अपेक्षा, पूरे शरीर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। और जन्म के समय सिर की जो लंबाई होगी वो कुल लंबाई लगभग 1/4 होती है। कुल लंबाई के लगभग 1/4 का वो शरीर का मस्तिष्क का लंबाई होती है, शरीर की 1/4 भाग। अगर शरीर का पूरा लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो उसका मस्तिष्क कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। प्रथम 2 वर्ष में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद के वर्षों में उसमें विकास की गति थोड़ा मंद हो जाती है। और जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है लगभग। जन्म जब बच्चा लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते लगभग 1 से 250 ग्राम हो जाता है। 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, यानी लगभग 100 किलो हो जाता है 1 वर्ष के अंत तक। और जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग अगर हम देखें तो शैशवावस्था के अंतिम वर्षों तक लगभग 90% हो जाता है। तो स्पष्ट है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है, और जिसके कारण उसका जो विकास है लगभग प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का लगभग 90% हो जाता है। तो बात रही सिर और मस्तिष्क में कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अब बात आती है बोन्स यानी हड्डियों में क्या होता है। तो हड्डियां अगर हम देखें तो शरीर रचना वास्तव में एक तरीके से जो होती है वो हड्डियों का एक ढांचा होता है, जिसके ऊपर मांस, फिर उसके बाद स्किन, इस तरीके से पूरा जो ढांचा होता है शरीर का हड्डियों के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो हड्डियां मानव के अन्य अंगों की सुरक्षा भी करती हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, किडनी हो, इन सब का जो भी हड्डियां हैं एक तरीके से सुरक्षा करती हैं और शरीर को ढांचा भी प्रदान करती हैं, उसको एक आकार भी प्रदान करती हैं। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग अगर हम देखें तो 270 होती है। कितना होती है, 270। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 होती है। और नवजात शिशु की हड्डियां छोटी होती हैं, कोमल होती हैं, यानी लचीली होती हैं। तो इस तरीके से शैशवावस्था के दौरान उसमें जो कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों को पाकर ये धीरे धीरे क्या होती हैं, कठोर होती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं। और हड्डियों के इस प्रकार से मजबूत होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अस्थिकरण
अथवा दृढ़ अस्थि दृढ़ीकरण, या इंग्लिश में इसको ओसिफिकेशन कहते हैं। अब बालकों की तुलना में बालिकाओं का अस्थिकरण अधिक शीघ्र होता है। बालिकाओं का बालक की अपेक्षा अधिक शीघ्र होता है, और इसके अतिरिक्त वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया के दौरान शरीर के अंदर कुछ झिल्लियाँ होती हैं जो बाद में हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं, तथा कुछ हड्डियाँ मिलकर के छोटी छोटी होती हैं, एक हड्डी हो जाती है। इस कारण से हड्डियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। इस तरीके से हड्डियों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है पूरे आप कहें कि बाल्यावस्था और शैशवावस्था के दौरान। तो ये तो हड्डियों की बात हो गई। अब आता है दांत। तो जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, ऐसे बिना दांत का होता है। तो लगभग 6ठे या 7वें माह में उसके अस्थायी दांत है, जिसे दूध की दांत भी कहा जाता है ना, वो निकलने लगते हैं जब बालक 6 महीने का लगभग हो जाता। किसी बच्चे के 6 महीने में निकल आता है, किसी के 4 महीने में, किसी के 5 में, किसी में 9-10 महीने। तो जो औसत देखें तो लगभग 6ठे या 7वें महीने में बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी 20 दांत निकल जाते हैं। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके दूध के सारे 20 दांत में निकल जाते हैं, और इसके पश्चात ये दांत गिरने लगते हैं तथा 5वें-6ठवें वर्ष की आयु से शिशु के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। जब वह 4 से 5 साल का बालक हो जाता है तो उसके जो अस्थायी यानी दूध के दांत हो एक एक करके गिरने लगते हैं, तथा 6 वर्ष की अवस्था तक प्राय 1 या 2 अस्थायी दांत भी निकल आते हैं। जब वह 6 वर्ष का यानी शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में होता है तो उसके 1 और 2 लगभग अस्थायी दांत भी निकल आते हैं। ये तो बात हो गई दांत की। अब बात करते हैं हड्डियों। हड्डियों में अगर हम देखें तो मांसपेशियों, मसल्स में, हड्डियों में तो हम बात कर लिए, मसल्स में देखते हैं। तो नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग 23% होता है। यही प्रश्न पूछा जाता है। जो नवजात शिशु होता है उस नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग कितना होता है, 23% होता है। यानी जितना भार होगा उसमें 23% मांसपेशियों का भार होता है। और शरीर के कुल भार में मांसपेशियों के प्रतिशत भार में धीरे धीरे या बढ़ोतरी होती रहती है। यानी जो मांसपेशियों का प्रतिशत भार है वह बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि संपूर्ण जीवन में 23% ही होता है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग ये बढ़ करके 25% हो जाता है। जन्म के समय जो 23% था वह 6 वर्ष तक होते होते कितना हो जाता है, 25% हो जाता है मांसपेशियों का भार। अब इसके अलावा कुछ अन्य अंग भी हैं जिसमें हम देखें तो शिशु की भुजाएं हैं, टांगें हैं। इसका विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं, टांग लगभग 1.5 गुनी हो जाती है। इसके यौन अंगों का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। जन्म के समय शिशु के हृदय की जो धड़कन है वह अनियमित होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वह तीव्र होती जाती है तथा कभी धीमी हो जाती है। तो जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धड़कनों में क्या करते हैं, स्थिरता भी आने लगती है। और प्रथम माह में शिशु का हृदय प्रति मिनट लगभग 140 बार धड़कता है। जब बच्चा छोटा होता है तो 1 वर्ष तक लगभग उसका जो दिल होता है वह हृदय होता है वो प्रति मिनट लगभग 140 बार धड़कता है। और 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन बढ़ करके घट करके कितना हो जाती है, 100 पूरा हो जाती है। यानी जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो हृदय की धड़कन उसकी 140 के स्थान पे लगभग 100 के बराबर हो जाती है। इस तरीके से बच्चे के अन्य अंगों में भी विकास शैशवावस्था में देखा जाता है, जो इसकी भुजाएं, लांग, टांग और ये सब चीज़ें होती हैं। अब फिर इसी में एक चीज़ आता है गामिक नियंत्रण यानी मोटर कंट्रोल। गामक नियंत्रण क्या है? जन्म के समय
अगर हम देखें तो जन्म के समय, उस समय के उपरांत से ही शिशु अपने स्नायुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। पहले सिर क्षेत्र का वो नियंत्रण करता है, नहीं सबसे पहले बच्चा, हमने उसमें विकास में पढ़ाया था कि अधोमुखी होता है, जो विकास होता है वो कैसा होता है, अधोमुखी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पहले मस्तिष्क का, फिर धड़ का, फिर पैर का, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर। तो बच्चा सबसे पहले सिर क्षेत्र पर, फिर धड़ क्षेत्र पर और सबसे अंत में टांगों पर उसका नियंत्रण होता है। ठीक, पहले सिर, फिर धड़ और उसके बाद टांगों पर नियंत्रण होता है। दूसरे व तीसरे माह में शिशु अपने नेत्रों को क्षैतिज से मतलब है बाएं दाएं वह घुमाता है, घुमाना सीख लेता है। शिशु अपने नेत्रों को ऊर्ध्व ढंग से घुमाने में वो चतुर्थ माह में समर्थ हो जाता है और गोलाकार ढंग से घुमाने में उसको 5 महीने का समय लग जाता है। यानी जब वह 5 महीने का हो जाता है तो अपनी आंखों को गोलाकार घुमा लेता है, यानी चारों तरफ घुमाना प्रारंभ कर देता है। इस तरीके से पहले वह दाएं बाएं देखता है, फिर ऊपर नीचे देखना प्रारंभ कर देता है और इसके पश्चात 5 माह का होते होते वह अपने आंखों को गोलाकार में घुमाने लगता है। 5वें माह के बाद उसमें सफलता पा लेता है। तो जन्म के समय, अगर जन्म के 1 सप्ताह तक जो होता है, 1 सप्ताह के बाद ही शिशु मुस्कुराने की सहज प्रक्रिया करने लगता है। 1 माह का जब हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, मुस्कुराने लगता है और 1 माह का शिशु अपना सिर ऊपर उठाने लगता है, कुछ सिर अपना ऊपर उठाने लगता है। और प्रारंभ में शिशु का अपनी जो गतिक नियंत्रण है, गतिक विधियाँ, उस पर नियंत्रण बहुत ही कम होता है। बच्चा का शरीर एकदम गुंज होता है, जिधर से उधर ढुलक जाता है, परंतु धीरे धीरे वो अपनी जो गामक या गतिक नियंत्रण है, गतिविधियाँ हैं, उसमें वह सफलतापूर्वक नियंत्रण करने लगता है। इस तरीके से गामक नियंत्रण भी बच्चे में धीरे धीरे होने लगता है और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका गामक नियंत्रण भी बढ़ता जाता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, वही तो हमने देखा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, किन किन अंगों का विकास होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो बाल्यावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड कैसे होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो 6 वर्ष की आयु से लेकर के अगर हम देखें तो 12 वर्ष की आयु तक की अवधि बाल्यावस्था कहलाती है। और बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास में कुछ मंदता आ जाती है, कुछ अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है। और परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास अगर हम देखें तो दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, यानी इसमें मजबूती आना प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल कहा भी कहते हैं, कंसोलिडेशन एज या पीरियड भी कहते हैं। तो 9 से 12 इस तरीके से 9 से 12 जो आयु होती है उसमें वृद्धि की अपेक्षा मजबूती, जो भी अंग हैं उसमें मजबूती या दृढ़ता आती है। और इस तरीके से जो भी शरीर की जो विभिन्न अंग हैं उनमें विकास किस तरीके से होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ या लंबाई पे हम लोग बात करते हैं। तो 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक चलने वाली बाल्यावस्था में शरीर की लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति से वृद्धि होती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में जहां बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई के लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक होती है, वहीं इस अवधि की समाप्ति पर बालिकाओं की औसत लंबाई बालकों की औसत लंबाई से लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। और बाल्यावस्था के विभिन्न वर्षों में बालक तथा बालिकाओं की औसत आयु अगर हम देखें औसत
आयु निम्नलिखित सारणी में यानी उनकी आयु में लंबाई की अपेक्षा क्या वृद्धि होती है उसको हम देख लेते हैं। तो 6 वर्ष का अगर बालक है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 108.5 सेंटीमीटर। वो बालिका की 107.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का लगभग बालक और बालिका की लंबाई में अंतर। लेकिन अभी हम देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो 12 वर्ष तक होते होते बालिका की लंबाई बालक से अधिक हो जाती है, क्योंकि उनका तीव्र गति से बालक की अपेक्षा जल्दी और तीव्र गति से उनका विकास होता है। 7 वर्ष में बालक 113.9 सेंटीमीटर और बालिका 112.8 सेंटीमीटर। 8 वर्ष में बालक 109.3 सेंटीमीटर, बालिका 118.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 9 वर्ष में 123.7 सेंटीमीटर बालक और 122.9 सेंटीमीटर बालिका। 10 वर्ष में 128.4 सेंटीमीटर बालक और बालिका भी 128.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 वर्ष के समय लगभग बालक और बालिका की लंबाई समान होती है। यानी जब बालक और बालिका 10 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी लंबाई लगभग सेम हो जाती है, समान हो जाती है। अब यहाँ से बालिका की लंबाई बालक से थोड़ा अधिक हो जाती है। 11 वर्ष में बालक 133.4 सेंटीमीटर और बालिका 133.6 सेंटीमीटर। यहाँ लगभग 0.2 सेंटीमीटर लंबाई बालिका की बालक से अधिक हो जा रही है। ये जब वो 12 वर्ष का हो जाएगा तो बालक का 138.3 सेंटीमीटर और बालिका का 139.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर 13 वर्ष 12 वर्ष में बालक और बालिकाओं में हो। तो यहाँ पे जो शैशवावस्था में 1 सेंटीमीटर बालक अधिक था बालिका से, यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर बालिका बालक से अधिक हो गया। अब आते हैं लोग भार पे। भार में क्या गतिविधियाँ होती। अब देखो तो भार वेट जो है बाल्यावस्था के दौरान बालकों के भार में ही बहुत वृद्धि होती है, काफ़ी वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं के भार से तो अधिक होता है, परंतु इसके उपरांत बालिकाओं का भार बालकों के भार से कम होना अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के विभिन्न वर्षों में अलग अलग वर्षों में बालक तथा बालिकाओं का औसत जो भार है वो कुछ इस प्रकार से है। 6 वर्ष में बालक का भार जो होता है 16.3 सेंटीमीटर होता है, बालिका का 16 सेंटीमीटर। 6 वर्ष की जब आयु होती है तो बालक का भार जो होता है 16.3 सेंटीमीटर और बालिका का 16 सेंटीमीटर 16 किलोग्राम। बालक का 16.3 किलोग्राम, बालिका का 16 किलोग्राम। जो बच्चे 6 वर्ष के होते हैं। 7 वर्ष के होते होते बालक का 18 किलोग्राम, बालिका का 17.6 किलोग्राम। 8 वर्ष में बालक का 19.7 किलोग्राम, बालिका का 19.4 किलोग्राम। 8 वर्ष में 9 वर्ष में 21.5 किलोग्राम बालक का, बालिका के 21.3 किलोग्राम। 10 वर्ष में 23.5 किलोग्राम बालक का और बालिका का 23.6 किलोग्राम। अब यहाँ देखिए आप, इसे लंबाई वहाँ बराबर हो गई तो इसे 10 वर्ष में भार भी लगभग बराबर हो जाता है। अब इसके बाद बढ़ने लगता है। 11 वर्ष में बालक का भार जो होता है 25.9 किलोग्राम और बालिका का 26.4 किलोग्राम। 12 वर्ष में 28.5 किलोग्राम बालक का, बालिका को 29.8 किलोग्राम। यहाँ पे हम देख रहे हैं भार में भी लगभग 1 किलोग्राम का अंतर आ गया है बालक और बालिका में। ठीक। अब सिर तथा मस्तिष्क। अब बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, परंतु शरीर के अन्य अंगों की तुलना में यह अभी भी अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। यह अभी भी अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। शरीर के विभिन्न अंगों की अनुपात हीनता धीरे धीरे कम होती जाती है। बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार
प्रौढ़ावस्था के सिर के आकार का लगभग 95% हो जाता है। कितना हो जाता है? 95% हो जाता है। बाल्यावस्था अवस्था हमने देखा तो यही 90% हो जाता है, यहाँ पे आकर के 95% हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार तथा भार दोनों की दृष्टि से लगभग अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, और बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 95% रहता है। तो लगभग 5% होता है जो आगे चलकर उसको मतलब विकसित होता है, और नहीं तो 12 वर्ष होते होते लगभग 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। हम बात करते हैं बोन्स, हड्डियां। तो जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या तथा उनकी दृढ़ता दोनों में ही वृद्धि होती है, संख्या में भी और उसकी दृढ़ता में। तो इसके शरीर में कुछ, जैसा कि हमने बताया, कुछ झिल्लियाँ होती हैं। ये झिल्लियाँ के हड्डियों के रूप में बदल जाने के कारण, जो झिल्लियाँ होती हैं वो हड्डियों के रूप में बदल जाने के कारण हड्डियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहाँ यह इंगित करना उचित होगा कि वृद्धि की प्रक्रिया में कुछ कोमल हड्डियाँ मिलकर के एक भी हो जाती हैं, और जिससे कारण भी हड्डियों की संख्या में बदलाव आता है। तो कुछ झिल्लियाँ हैं जो हड्डियों का रूप ले लेती हैं, और कुछ छोटी छोटी झिल्लियाँ जो मिलकर के एक हो जाती हैं, जिस सब के कारण भी हड्डियों की संख्या में कुछ परिवर्तन या बदलाव आता रहता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या जो 270 से बढ़ करके शैशवावस्था में 270 थी, और यहाँ पर 270 से बढ़ करके 350 हो जाती है। यानी बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। और इस अवस्था के दौरान हड्डियों का मजबूतीकरण, उसका दृढ़ीकरण, अस्थिकरण भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों की हड्डियों में लचीलापन, जो शैशवावस्था में उनकी हड्डियों में लचीलापन रहता था, वो लचीलापन खत्म हो जाता है, और उसमें एक तरीके से कड़ापन या मजबूती आना प्रारंभ हो जाती है, या मजबूती आने लगती है। इस तरह से हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में लगभग 350 हो जाती है, और जो छोटी छोटी झिल्लियाँ हैं और जो छोटी छोटी हड्डियाँ झिल्लियाँ हड्डियों का रूप ले लेती हैं, छोटी हड्डियाँ मिलकर बड़ी हो जाती हैं। इस तरीके से उसमें बदलाव आना स्वाभाविक है, जिसके कारण उसमें बदलाव आता भी। तो अब बात करते हैं दांत। दांत लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में लगभग अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है उसमें 1-2 अस्थायी दांत निकल आते हैं, और 16 वर्ष की आयु तक लगभग सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो उसके सारे अस्थायी दांत क्या हो जाते हैं? निकल आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या लगभग 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। और परंतु बाल्यावस्था के अंत तक दांतों की जो संख्या होती है वो लगभग 27-28 होती है। जो 4 दांत प्रज्ञा के होते हैं, यानी वृद्धि के दांत कहते हैं, तो ये शेष 4 दांत प्रायः किशोरावस्था की अंतावस्था यानी 18-19 वर्ष में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में निकलते हैं। बालिकाओं में अस्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकल आते हैं, 1 साल पहले ही निकल आते हैं, और बालकों में 1 साल बाद निकलते हैं। इस तरीके से 15 वर्ष की बालिकाएं होती हैं तो उनमें सारे अस्थायी दांत आ जाते हैं, और बालक लगभग 16 वर्ष का होता है तो उसके सारे अस्थायी दांत निकल आते हैं। इस तरीके से दांत में क्या परिवर्तन होता है, दांत में की संख्या में कितनी वृद्धि होती है, इसको हम लोगों ने देखा। तो दांतों के निकलने आने से बालक प्रायः जो मुखाकृति होती है उसकी मुखाकृति भी परिवर्तित हो जाती है, यानी उसके चेहरे का आकार भी दांतों के निकलने के कारण परिवर्तित हो जाता है, तथा उसके चेहरे पे जो मासूमियत थी वह मासूमियत हट करके भोलापन से समाप्त हो जाता है और समापन होने लगता है, तो उसका आकार भी बदल जाता है। अब बात आती है मांसपेशियाँ, मसल्स। बाल्यावस्था में मांसपेशियाँ अगर हम देखें तो मांसपेशियों का धीरे धीरे विकास होता है। 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बालक की मांसपेशियों का भार
उसके शरीर के कुल भार का लगभग कितना हो जाता है, 33% हो जाता है। जब हम वहाँ देखे थे शैशवावस्था में लगभग 6 वर्ष का होता है, तो 23% की अपेक्षा 25 हो जाती है। यहाँ पर बाल्यावस्था में उसकी मांसपेशियों की जो भार है वो शरीर के कुल भार का कितना हो जाता है, 25% के स्थान पे 33% हो जाता है। और इस अवस्था में बालक अपनी मांसपेशियों का पर पूरी तरीके से नियंत्रण करना वह जान जाता है, नियंत्रण करने लगता है। अपनी पूरी मांसपेशियों को कहाँ, कैसे, किसको कब इस्तेमाल करना है वह उसको उस समय इस्तेमाल करता है। इस तरीके से उसका मांसपेशियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है। अब अन्य अंग में जैसे देखें तो बाल्यावस्था में बालक के लगभग सभी अंगों का विकास जो होता है हो जाता है, जिसके कारण वह अपने विभिन्न शारीरिक अंगों, शक्तियों तथा गति पर नियंत्रण करने में समर्थ भी हो जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार अपने विभिन्न अंगों का संचालन करता है। उसकी जैसी इच्छा होगी वैसे अपने अंगों का वह संचालन करता है तथा बहुत अधिक सक्रिय रहता है परंतु देखें तो बालक के कंधे चौड़े, कूले, पतले, पैर लंबे सीधे होते हैं, जबकि बालिकाओं के कंधे पतले होते हैं, कूले चौड़े होते हैं, पैर कुछ अंदर की ओर झुका हुआ होता है ना। और लगभग 11-12 वर्ष की आयु में बालक बालिकाओं में यौन अंगों का विकास भी तीव्र गति से होता है। जब 11-12 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं उनके यौन अंगों का विकास भी काफ़ी तीव्र गति से होने लगता है। बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन में अगर हम देखें निरंतर कमी आना प्रारंभ हो जाती है। जो हृदय धड़कन शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में 100 थी, 12 वर्ष की आयु तक होते होते धड़कन की गति लगभग कितनी हो जाती है, 85 हो जाती है। 1 मिनट में 85 बार हृदय धड़कता है, जो शैशवावस्था में लगभग 100 बार था। तो इस तरीके से शरीर के अन्य अंगों का विकास किस प्रकार से होता है उसको हमने इसमें देख लिया है। अब बात करते हैं अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो बाल्यावस्था के उपरांत अगर हम देखें तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है और किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है, जिसमें व्यक्ति की प्रजनन क्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है? प्रजनन क्षमता का विकास होता है। यह 18 वर्ष की आयु तक लगभग रहती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास काफ़ी तीव्र गति से तथा बहुआयामी ढंग से होता है। बहुआयामी मतलब चतुर्दिक विकास होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है। लंबाई। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की आयु तक लगभग तथा बालक 18 वर्ष की आयु तक अपनी जो अधिकतम लंबाई होती है, यानी जितना उनको लंबा होना होता है वो हो जाते हैं। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है और 18 वर्ष की आयु का औसत बालक इसी आयु की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। कितना अंतर होता है? 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। और किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की औसत लंबाई को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से है। बारह वर्ष में जो बालक है, बालक के जो लंबाई है वो होती है 138.3 सेंटीमीटर। होती है 138.3 सेंटीमीटर। बालिका की कितनी होती है? 139.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक। 13 वर्ष में 144.6 सेंटीमीटर बालक का, बालिका के 145.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे कम हो जाता है पुनः। 14 वर्ष में 150.1 सेंटीमीटर बालक का और बालिका के 147.5 सेंटीमीटर।
15 वर्ष में 155.5 सेंटीमीटर बालक का और 149.6 सेंटीमीटर बालिका का। 16 वर्ष की आयु में 159.5 सेंटीमीटर बालक का, बालिका के 151.0 सेंटीमीटर। 17 वर्ष में 161.4 सेंटीमीटर और बालिका का 151.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर हो गया। फिर 18 वर्ष में 161.8 सेंटीमीटर और 151.6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग बालक और बालिकाओं की लंबाई में जो अंतर है 18 वर्ष होते होते उसमें 10 सेंटीमीटर का अंतर है। इस तरीके से बालक का भार बालिकाओं की अपेक्षा लंबाई इसमें अंतर 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं भार से बात करते हैं, भार में क्या परिवर्तन होता है। तो किशोरावस्था में भार में भी काफ़ी वृद्धि होती है। बालक का भार बालिका के भार से इसमें अधिक होता है, अधिक गति से बढ़ता है और इस अवस्था के अंत तक बालकों का औसत भार बालिकाओं के औसत भार की तुलना में लगभग 4 से 5 किलोग्राम अधिक होता है। लगभग 4 से 5 किलोग्राम अधिक होता है। किशोरावस्था के विभिन्न वर्षों में बालक तथा बालिकाओं का औसत भार अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से है। बालक जब 12 वर्ष का होता है तो उसका भार 28.5 किलोग्राम, बालिका को 29.8 किलोग्राम। यहाँ देखिए भार में अंतर है, बालक का भार बालिका के भार से लगभग 1 किलोग्राम कम। लेकिन अभी देखिए जैसे वो 13-14 वर्ष का होगा बालक का भार बालिका के भार की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो 13 वर्ष में कितना हो जाता है 32.1 किलोग्राम और बालिका का हो जाता है 33.3 किलोग्राम। अब फिर 14 वर्ष में बालक का हो जाता है 35.7 किलोग्राम, बालिका का हो जाता है 36.8 किलोग्राम। और 15 वर्ष में 39.6 किलोग्राम बालक का और बालिका का हो जाता है 39.8 किलोग्राम। यहाँ पे लगभग अभी भी अंतर है। 16 वर्ष में बालक का 43.2 किलोग्राम, बालिका का 41.1 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए भार बालक का बालिका की अपेक्षा लगभग 2 किलोग्राम अधिक हो गए। 17 वर्ष में बालक का 45.7 किलोग्राम, बालिका का 42.2 किलोग्राम। 18 वर्ष में बालक का हो जाएगा 47.3 किलोग्राम और बालिका का हो जाएगा 43.1 किलोग्राम। इस तरीके से लगभग जो भार है भार में विभिन्न वर्षों में ये उनमें परिवर्तन होता है और बालक का बालिका की अपेक्षा लगभग 18 वर्ष में अंतर जो होता है 4 से 5 किलोग्राम का अंतर हो जाता है। और लंबाई में कितना बताया, लगभग लंबाई में 10 सेंटीमीटर का अंतर होता है। अब हम बात करते हैं सिर तथा मस्तिष्क। सिर तथा मस्तिष्क किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, होता रहता है, परंतु इसकी गति में काफ़ी अगर हम देखें तो काफ़ी मंद हो जाती है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। हमने बताया भी बाल्यावस्था में उसका 95% मस्तिष्क विकसित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उसका जो मस्तिष्क का विकास है बड़ा धीरे और मंदगति से होता है और कम ही रहता है 5%। और यह 16 वर्ष तक होते होते वो 5% भी हो जाता है, यानी 16 वर्ष की आयु तक उसका पूर्ण मस्तिष्क विकसित हो जाता है। तो पूर्ण मस्तिष्क विकसित का भार जो है वो लगभग अगर देखें तो 1 से 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक होता है, यानी 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक एक पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार लगभग होता है। अब हम लोग बात करते हैं हड्डियों पर। किशोरावस्था में सिर और मस्तिष्क पर हम बात कर रहे हैं तो उसका मस्तिष्क पूरा विकसित हो जाता है जब वो 16 वर्ष का हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि 12 वर्ष होते होते 17 उसका जो मस्तिष्क होता है 95% विकसित हो जाता है, तो 5% जो विकास होता है वो भी 16 वर्ष की आयु तक होते होते हो जाता है। यानी 16 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसका मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है और उसका भार लगभग 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक
होता है मस्तिष्क का भार जब बच्चा 16 वर्ष का होता है या उसका पूरी तरीके से मस्तिष्क विकसित हो जाता है। हम लोग बोन्स पे बात करते हैं, हड्डियाँ। तो किशोरावस्था में हड्डियों में मजबूती आती है, उनका दृढ़ीकरण होता है, स्थिरीकरण होता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो लगभग पूरी हो जाती है। परिणामतः अस्थियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है बिल्कुल, और वे काफ़ी मजबूत और दृढ़ हो जाती हैं। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है ना। जो वहाँ पे 350 थी बाल्यावस्था के दौरान, यहाँ पे वह उनकी संख्या कम हो जाती है और कुछ अस्थि पंजर जो होते हैं उसमें कुछ हड्डियाँ आपस में मिल करके एक हो जाती हैं, जिससे हड्डियों की संख्या में कमी आ जाती है। और इस तरीके से एक प्रौढ़ व्यक्ति में हड्डियों की जो संख्या होती है लगभग 206 हो जाती है। इस तरह से हमने देखा हड्डियों में कैसे परिवर्तन हो गया। बाल्यावस्था में 270 था, और जैसे शैशवावस्था में 270, और बाल्यावस्था में 350, और किशोरावस्था में ये कितना हो गया 206। इस तरीके से हड्डियों में परिवर्तन बाल्यावस्था में सबसे अधिक 350, शैशवावस्था में 270 और प्रौढ़ावस्था में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो लगभग इस अवस्था में उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं और इतना इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अब दांत। किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व बालक तथा बालिकाओं में लगभग अगर हम देखें 27 से 28 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। दांत की संख्या कितनी हो जाती है 27 से 28, और 4 जो प्रज्ञा के दांत होते हैं वो सबसे अंत में निकलते हैं। व्यक्ति के विजडम टीथ जो होते हैं वो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में अर्थात 18 वर्ष का हो जाता है, अर्थात प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में निकलते हैं। कुछ व्यक्तियों में प्रज्ञा के दांत नहीं भी निकलते हैं, उनकी दांतों की संख्या 28 के 28 ही रहती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर व्यक्तियों में प्रज्ञा के दांत निकलते हैं। 18 वर्ष के में उनकी संख्या कितनी हो जाती है 32 हो जाती है। इस तरीके से दांत का भी पूरा विकास हो जाता है, दांत भी लगभग उनकी संख्या 32 हो जाती है। अब मांसपेशियों पर हम लोग बात करते हैं, मसल्स पर। किशोरावस्था में शरीर की मांसपेशियों का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, और किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 45% हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मांसपेशियों के भार में परिवर्तन होता है। जहाँ शैशवावस्था में बालक की मांसपेशियों का भार उसके कुल भार का 23% था, फिर लगभग 3 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो 25% हो गया, फिर बाल्यावस्था में आया तो उसका मांसपेशियों का भार 33% हो गया, और यहाँ पर आकर के मांसपेशियों का भार लगभग कितना हो जाता है 45% हो जाता है। बालक की मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है, अर्थात मांसपेशियों के गठन में भी अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूती आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, और शरीर काफ़ी गठीला, चुस्तीला, फुर्तीला भी हो जाता है इसमें। तो इस तरह से मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग कितना हो जाता है 45% हो जाता है। अब अन्य अंग जो हैं इसमें किस तरीके से विकास होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। किशोरावस्था के अंत तक अगर हम देखें तो किशोरावस्था के अंत तक बालक तथा बालिकाओं की सभी ज्ञानेंद्रियाँ जितनी भी हैं, जैसा कि आप सबको विदित है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा तथा कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, मुख आदि का पूर्ण विकास हो जाता है, और वह शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं। शरीर के सभी अंग पुष्ट सुडौल दिखाई देते हैं। किशोरों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, मुख में दाढ़ी मूंछें आने लगती हैं। किशोरियों के वक्षस्थल तथा कूलों में परिवर्तन आने लगता है, और किशोर तथा किशोरियों में प्रजनन अंगों में पूरा विकास हो जाता है, उनका पूर्ण विकास हो जाता है। लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु में किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण किशोरों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, जबकि किशोरियों की आवाज़ में कोमलता तथा मृदुलता आ जाती है, और हृदय की धड़कन की गति में निरंतर कमी होती जाती है। जो शैशवावस्था में 140 था, बाल्यावस्था में 100 हो गया, और उत्तर बाल्यावस्था में या
आपका 85 हो गया था। यहाँ पे आकर के प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते समय व्यक्ति के हृदय की धड़कन, या आप कहें कि किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में हृदय लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हृदय की धड़कन लगभग कितनी हो जाती है? 72, और ये लगभग सामान्य रूप से बनी रहती है। इस तरीके से हृदय भी 72 बार धड़कना प्रारंभ है। तो शारीरिक विकास को इस तरीके से हमने देखा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस तरह से शारीरिक विकास होता है और किन किन अंगों में क्या क्या परिवर्तन होता है। अब हम इसी बात कर लेते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे कारक हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक विकास की गति एवं प्रकृति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक अगर हम देखें तो निम्नवत हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। बालक के शारीरिक विकास पर उसके माता पिता के स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना या पूर्वजों के शारीरिक दोषों और रोगों का प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ माता पिता की संतानें प्रायः शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होती हैं, तथा रोगी या निर्बल माता पिता की संतानें प्रायः उन्हीं के जैसे रोगी और निर्बल होते हैं। इस तरीके से बालक के शारीरिक विकास का उसके हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता पिता स्वस्थ हैं तो उनकी संतानें स्वस्थ होती हैं, माता पिता रोगी और कमज़ोर हैं तो उनकी संतानें भी रोगी और कमज़ोर होती हैं। इस तरीके से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारण है क्या है? वंशानुक्रम। दूसरा जो कारण है वो वातावरण, इन्वायरमेंट भी बालक की शारीरिक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बालक की शारीरिक विकास में उनको मिलने वाले वातावरण का काफ़ी योगदान होता है। वायु हो गया, धूप हो गई, स्वच्छता का वातावरण हो गया, ये 3 मुख्य तत्व हैं जो उसके वातावरण से संबंधित हैं। शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप, स्वच्छ वातावरण मिलने से बालक का शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, जबकि शुद्ध वायु, पर्याप्त प्रकाश तथा स्वच्छ वातावरण से वंचित या तंग बंद गलियों में, मकानों में, गंदगीपूर्ण वातावरण में रहने वाले बालक प्रायः विभिन्न रोगों का शिकार हो जाते हैं और वो अपना स्वस्थता भी वो खो देते हैं। इस तरीके से 3 प्रमुख कारण हैं, वायु, प्रकाश और स्वच्छ वातावरण, ये वातावरण की स्वच्छता, ये सब भी बालक की शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब जो तीसरा कारण है वो है भोजन, डाइट बहुत ही शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। पौष्टिक तथा संतुलित भोजन बालक के शारीरिक विकास को स्वाभाविक ढंग से होने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है, विशेष रूप से उसकी मदद करता है। और पौष्टिक तथा संतुलित भोजन के नियमित ढंग से मिलने पर बालक का शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है काफ़ी अच्छा होता है, उत्तम होता है। तथा पौष्टिक भोजन के अभाव में तथा भोजन में अनियमितता होने पर बालक का उचित शारीरिक विकास वंचित रह जाता है, उचित शारीरिक विकास उसका नहीं हो पाता है। अब परिवार की स्थिति अगर हम देखें तो परिवार की स्थिति, फैमिली स्टेटस भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक विकास को। परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति का भी बालक की शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ते देखा जाता है। परिवार के रहन सहन, सामाजिक परंपराओं, खान पान के अनुरूप ही बालक का शारीरिक विकास होता है। तो बालक की शारीरिक विकास को प्रभावित करने में परिवार की स्थिति भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
इसके अलावा दिनचर्या रूटीन, बालक की दिनचर्या का भी उसके शारीरिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नियमित दिनचर्या अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। अगर किसी व्यक्ति की दिनचर्या नियमित है, नियत समय पर उठना, जागना, सोना, भोजन करना, इस सब में निश्चितता है, तो उसका स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। खाने, नहाने, पढ़ने, सोने, खेलने आदि दैनिक कार्यों में नियमित समय पर करने से बालक का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है। बालकों में प्रारंभ से ही नियमित जीवन व्यतीत करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वह आगे चल कर के भी उसमें दिनचर्या बनी रहे और उसी के अनुसार वह कार्य करे। इस तरीके से दिनचर्या भी उसके विकास को प्रभावित करती है। फिर रेस्ट एंड स्लीप, विश्राम तथा निद्रा। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए विश्राम और निद्रा भी आवश्यक है। थकान शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जो थकान होती है वो शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। और विश्राम तथा निद्रा वस्तुतः थकान को दूर करके बालक के शरीर को विकसित करने के अनुकूल अवसर प्रदान करती है। तो शैशवावस्था में बालक को निद्रा की अधिक आवश्यकता होती है। नवजात शिशु अधिकांशतः समय सोता ही रहता है, जबकि 3-4 वर्ष का शिशु लगभग 12 घंटे सोता है और बाल्यावस्था में लगभग 10 घंटे और किशोरावस्था में लगभग 8 घंटे निद्रा पर्याप्त होती है। इस तरीके से विश्राम और निद्रा का भी बच्चे के शारीरिक विकास पर अपना योगदान देता है। इसके अलावा खेल तथा व्यायाम, प्ले एंड एक्सरसाइज। शारीरिक विकास पर खेल तथा व्यायाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बालकों को खेल तथा व्यायाम के अवसर उपलब्ध कराने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। इस पर पर्याप्त ध्यान भी देना चाहिए। छोटा शिशु अपने हाथ पैरों को चलाकर व्यायाम कर सकता है, परंतु बालकों तथा किशोरों के लिए खुली हवा में खेलने तथा व्यायाम करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। अलावा प्रेम तथा सहानुभूति, प्रेम तथा सहानुभूति, लव एंड फ्रिक्शन। माता पिता, परिवारजन, अध्यापक तथा अन्य व्यक्तियों से मिलने वाला स्नेह, प्रेम, सहानुभूति बालक की व्यवहार के शारीरिक विकास को एक तरीके से बढ़ा देता है, उसको वृद्धि इसमें करने में सहायक होता है। माता पिता के स्नेह से वंचित बालक प्रायः दुखी रहते हैं, दुख प्रकृति हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनका संतुलित ढंग से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। साथ ही उनमें असुरक्षा की भावना भी ग्रसित कर लेती है उनको और बालक प्रायः अपना जो आत्मविश्वास है उसको भी खो देते हैं, जो उसके विकास की प्रक्रिया को एक तरीके से अवरुद्ध कर देता है। अतः बालक के शारीरिक विकास के लिए उसके परिवारजन, उसके माता पिता और अध्यापक द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना तथा बालक में सुरक्षा की भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी कारण हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें जैसे शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम कहें तो रोगों के कारण शारीरिक विकास में उत्पन्न जो विकृतियाँ होती हैं, दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसी कारण शारीरिक अंगों की हानि, कार्य क्षमता में कमी, भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा गर्भावस्था में माता के द्वारा की गई सावधानियाँ, ये कुछ प्रमुख कारण और भी हैं जो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों में विषय से यह सारी बातें स्पष्ट हैं कि शारीरिक विकास मानव विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है तथा उचित परिस्थितियों में ही शारीरिक विकास या शारीरिक रूप से स्वस्थ शिशु, बालक, किशोरों का निर्माण किया जा सकता है।
माता पिता तथा अध्यापक दोनों ही के लिए विभिन्न आयु में होने वाले शारीरिक विकास के स्वरूप तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान आवश्यक है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहार की आधारशिला होती है, इसलिए बालक के व्यवहार के परिशोधन अर्थात उसके बालक को शिक्षित करने का कार्य वस्तुतः उसके शारीरिक विकास को उचित मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ाने से ही प्रारंभ होने चाहिए। और इससे स्पष्ट है कि बालक की शारीरिक विकास का शिक्षा प्रक्रिया के लिए अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। बालक के स्वस्थ तथा स्वाभाविक शारीरिक विकास के लिए शिक्षक अभिभावक दोनों को ही उसकी शारीरिक संरचना स्वरूप तथा प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान आवश्यक है। शारीरिक विकास की प्रकृति को समझकर वह उसके अनुसार उनकी व्यवस्था करें, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। तो इस तरीके से सारांशतः अगर इस पर हम दृष्टि डालें तो बालक के विकास का एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो है शारीरिक विकास। व्यक्ति के शारीरिक विकास को जन्मपूर्व की अवस्था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में बांटकर हमने देखा, उसको समझा। जन्म पूर्व की अगर हम देखें बात तो इसमें निषेचन से लेकर के जन्म होने तक की लगभग 9 माह की अवधि के पर्यंत शिशु का विकास होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है और जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में स्थायित्व आने लगता है। वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, दिनचर्या, खेल कूद, व्यायाम, पालन पोषण, स्वास्थ्य आदि ये कुछ प्रमुख ऐसे कारक हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित भी करते हैं। और शैक्षिक दृष्टि से शारीरिक विकास का स्वास्थ्य अत्यंत महत्व रखता है। शिक्षक तथा अभिभावक दोनों का ही बालक की शारीरिक विकास पर ध्यान देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दोनों के ध्यान देने से बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। तो इस तरीके से आज हमने बातें की फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है विभिन्न अवस्थाओं में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनकी संपात में किस रूप में बढ़ते हैं। ये लगभग सामान्य बातें औसत रूप में जो देखी जाती हैं उसको हमने आप लोगों के समक्ष रखा। हम आशा करते हैं कि बातें स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई शंका होगी, कोई इसमें कुछ बातें आपको ना स्पष्ट हुई होंगी, तो आपको नोट्स के माध्यम से लिखित रूप में भी ये चीज़ें आपको PDF फाइल में मिल जाएंगी। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, एक बार उसको भी देख सकते हैं। और फिर भी आपके मन में अगर कोई दुविधा, कोई शंका रह जाती है तो उसका निवारण जब हम लोग ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में होंगे तो उसमें कर लेंगे। तो हमें लगता है कि आपको कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा विश्वास। और जो भी क्षमता और योग्यता है, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार हम आपको 100% देने की कोशिश किए हैं। तो आपने अभी तक अपना समय दिया बहुमूल्य, आपने इतना देर सुना हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर इसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी तो उसको आप कमेंट करिए। कुछ चीज़ें कमी रह गई तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, और जिससे आगे हमें और प्रोत्साहन मिल सके, आगे और प्रेरणा मिल सके। और अच्छा है तो और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, और कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं तो उसमें सुधार करने के लिए भी कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे आपको फिर से देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।